तो सबसे जीवन कैसे आया? तो सबसे पहले सागरों के अंदर एक कोशिकीय जीव, ठीक, सागर में सबसे पहले आए एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ठीक, फिर एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय अकशेरुकी जीव। यह जीवों का क्रम है पृथ्वी पर। देखो इधर पे लिखा हुआ है, जिसे याद करना हो ये लिखा भी हुआ है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, तो सबसे पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव आए, ठीक, ये अकशेरुकी जीव थे। अकशेरुकी का मतलब है इनका मेरुदंड नहीं था। फिर बहुकोशिकीय कशेरुकी जीव आए, वर्टिब्रेट्स आए, ठीक, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं थी और एक रीढ़ की हड्डी थी। और फिर इसमें जो मत्स्य जीव थे ये आए, और मत्स्य जीव धीरे धीरे करके सागरों से बाहर निकले तो उभयचरीय जीव आए, और उभयचरीय जीवों से फिर सरीसृप आए। और डियर यही सरीसृप का काल था बेसिकली। ये देखिए, कहां गया प्रभु, ये देखिए, ये ट्रेसिक काल। तो ट्रेसिक काल में पृथ्वी पर सरीसृप रह रहे थे, लेकिन ये डायनासोर नहीं थे, ये डायनासोर के भी पहले के जीव थे। और इनमें से एक सरीसृप था जिसका नाम था डायनासोर। और इन सभी सरीसृपों में सबसे तेजी से अपना आकार बढ़ाया डायनासोर ने। और फिर एज ऑफ डायनासोर आया जुरेसिक काल। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, याद रखें कि हम सोचते हैं कि पृथ्वी पर हम अभी के समय सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं, तो पृथ्वी का एक्चुअल राजा हम हैं। लेट मी टेल यू कि पहली बात तो प्रकृति ने हमारे साथ ठीक से मजाक करा है। हम पहले विकास के क्रम में शहर बना लिए थे, प्रकृति ने बोला मजा नहीं आ रहा है वाले शहर में, खत्म कर दिए थे पृथ्वी ने। हम पहले ही सिविलाइज हो गए थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सुमेरो सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशन थी। हम विकास के क्रम में शहर बना चुके थे। मदर अर्थ से एक बार फिर से बना, सब बिड़ा दिया उन्होंने। फिर से हम वही मानव आगे बढ़े जो जंगल में रह रहे थे, ठीक। और ऐसा मदर अर्थ ने कई बार करा है, ठीक। एक वोल्केनो है टोबा ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में आता है। आप सभी लोग देखेगा, मैंने यूट्यूब पर आज से 1-1.5 साल पहले ही पढ़ा दिया था। ये मानव की आनुवंशिकी का टोबा सिद्धांत, टोबा ज्वालामुखी के साथ संबंध, इसे कहते हैं जेनेटिक कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक ऑफ ह्यूमन, मानव की आनुवंशिकी का प्रलयकारी सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया गया था कि इंडोनेशिया के पास एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है टोबा ज्वालामुखी। और ये जो टोबा ज्वालामुखी है इधर पे आता है, ये यहां पर, ठीक। ये जो टोबा ज्वालामुखी है आज से 55,000 से 75,000 साल पहले, 75 इसी के आसपास के पहले जो है वो टोबा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। और इस टोबा ज्वालामुखी में जब विस्फोट हुआ तो इतना प्रलयकारी विस्फोट था कि डियर इसकी डस्ट और एशेस जो है वो निकलकर ऊपरी वायुमंडल तक गई। और इस ऊपरी वायुमंडल में जब कभी डस्ट और एशेस जाती हैं तो ये सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उसे रोकने लगती हैं, और कोई मौसम गतिविधि होती नहीं है कि इन्हें यह हटा दे। इस कारण से ये यहां जम गई, और जमने के पश्चात जो है वो धीरे धीरे कर पूरे वायुमंडल में ऐसे स्प्रेड होती हैं। और जब भी ये स्प्रेड होती हैं ऊपरी वायुमंडल में, दिस यूज्ड टू कॉज ट्रिगरिंग ऑफ आइस एज ऑन अर्थ, यानी कि जहां जहां ऊपरी वायुमंडल में इस ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली हुई धूल और राख के कण डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, डियर उस प्लेस पे अर्थ पे हिमयुग आ रहा था, एंड दिस यूज्ड टू स्प्रेड आइस एज ऑन अर्थ। और ऐसे करके पृथ्वी पर इस दिशा से हिमयुग बढ़ रहा था। और जितने भी मानव यहां रहते थे वो सब भागना स्टार्ट कर रहे थे। मानव के कंटेम्पररी यानी कि हमारे समकालिक और भी मानव थे जो हमसे मिलते जुलते थे। और इवन इन सम केसेस आप पाओगे कि मानव के आकार से बड़े आकार के भी मानव थे। हमारे पूर्वजों में कई प्रकार के हमारे ऐसे पूर्वज थे जिनके साक्ष्य हमें आज पृथ्वी पर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? बिकॉज हमें कोई भी वो जीव जिसकी बोन मैरो डेंसिटी ज्यादा नहीं है, यानी कि वो जीव जिसकी हड्डियों की सघनता बहुत ज्यादा नहीं है, हमें उस जीव के बारे में ज्यादा साक्ष्य ये पृथ्वी नहीं बता पाती। हमारे कई ऐसे पूर्वज थे जिनका आकार हमसे कहीं बड़ा था और हम सब साथ में रहते थे। और जब तोबा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो डियर उस विस्फोट के समय यहां से जो हिमयुग चलना स्टार्ट हुआ, उस हिमयुग ने पृथ्वी से सारे वानरों को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। और खत्म करना स्टार्ट करा तो डियर वो केवल 5 से 10 हजार वानर ही थे जो ठीक से दौड़ पाए। और ठीक से दौड़े और भाग कर जिन्होंने सही जगह, विच इज कॉल्ड एज अफ्रीका, और अफ्रीका की रिफ्ट वैली के आसपास तापमान थोड़ा ज्यादा था, जो यहां भागकर पहुंच पाए डियर वो मानव जीवित रहे। और केवल 10,000 बंदर, सिर्फ 10,000 बंदर पृथ्वी पर शेष बचे थे। और इन्हीं 10,000 वानरों की ही संतानें आज 800 करोड़ की जनसंख्या है। याद रखिए कि 800 करोड़ लोग वास्तविकता में केवल 10,000 वानरों की संतान हैं। इसका प्रत्यक्षम की उदाहरणम, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज, जाकर देखें मानव का डीएनए। स्तनधारी जीवों में किसी भी मानव का डीएनए 99.9% कॉमन नहीं है। मैं हूं, चाहे अफ्रीका के बिल्कुल कालाहारी मरुस्थल और ये रिफ्ट वैली के पास रहने वाला मसाई जनजाति का व्यक्ति हो, या फिर एस्किमो वो व्यक्ति जो कि बर्फ में इग्नू बनाकर, बर्फ का घर बनाकर रहता है, मैं ये अफ्रीका की रिफ्ट वैली में रहने वाला मसाई जनजाति का कोई व्यक्ति जो कि सूर्य से आने वाले प्रकाश से जो वनस्पतियां सूखती हैं
उसके जलवाष्प को रात में इकट्ठा करता है जिसे ओस कहते हैं, और वो ओस पीता है क्योंकि वहां पानी नहीं होता। ऐसा एक्सट्रीम क्लाइमेट हो या फिर -48 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जिसमें हड्डियों के अंदर का बोन मैरो भी सॉलिडिफाई हो जाए, वो मानव हो। ये सारे मानव के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये बिल्कुल अलग अलग क्लाइमेटिक हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन ये सारे ही मानव का डीएनए 99.9% कॉमन है। ये इंडिकेट करता है कि हम केवल और केवल 10 या 5,000 बंदरों की संतानें हैं। अगर मैं यहां से करना स्टार्ट करूं कि मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, और आप सभी करना स्टार्ट करें, तो पता चले कि केवल और केवल 800-900 बंदरों से 150 करोड़ की जनसंख्या जन्मी है। फाइन, मेक इट श्योर के, मतलब ये तो एक एग्जांपल में कि 10,000 वानर हैं तो भाई 800 करोड़ की जनसंख्या को इन्हीं ने जन्म दिया है। ये थ्योरी कहलाती है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक ऑफ ह्यूमन, मानव की आनुवंशिकी का प्रलयकारी सिद्धांत। जस्ट गो एंड रीड अबाउट दिस। ये हाइपोथेसिस है, मतलब ज्योग्राफी, ये जो मैं बता रहा हूं भूगोल, इस सब का ना प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्शन होता है, तो हर एक चीज को हम डिराइव करते हैं इस दिशा से। फाइन, सो ये क्यों, और ये भी याद रखना, ये रिसेंटली न्यूज में भी रहा था, और ये क्यों न्यूज में रहा था ये भी जान लो। यूरोप में रहने वाला जो बाइसिन है, ये न्यूज में क्यों रहा था पहले तो ये जान लो, उसके बाद यूरोप के बाइसिन के बारे में बताता हूं। कि याद रखना कि हमारा, कहते हैं ना कि मानव अपना जो वो परिणति है, फाइन, मानव जो है अपनी परिणति अपने साथ लिखा कर रखा हुआ है। मानव का अंत कैसे होगा, हमारे उद्विकास के साथ लिखा है। कैसे? तो इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें इतनी ज्यादा, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, भूगोल है, अपवाद हर जगह होंगे, लेकिन एक सामान्य सी बात है कि सामान्यतः जीवों में इतनी कॉमनैलिटी नहीं होती, स्तनधारियों में इतनी समानता नहीं होती, लेकिन हम में है। और हम में क्यों है? तो उसका कारण है क्योंकि हम लिमिटेड है। अब समझो कि केवल एक बीमारी, केवल एक वायरस जो मुझे प्रभावित कर सकता है, इसका मतलब इस दुनिया में हर एक मानव को वो प्रभावित कर सकता है। अगर मैं किसी वायरस से, मेरी किसी वायरस से मृत्यु हो सकती है, इस दुनिया में ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके अंदर उसकी इम्यूनिटी हो, क्योंकि हम सारे मानव एक जैसे हैं। आप ऐसा समझ लो, एक ही मानव का रिप्लिका है सारे मानव। वो तो 0.01% का डिफरेंस है, इसलिए हमारा रूप, रंग, कदकाठी अलग है। कोई भी ऐसी बीमारी जो मुझे प्रभावित करेगी, दुनिया में हर मानव को प्रभावित करेगी। और यही कारण है कि कहते हैं दैट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज मानव को अपने अंत की ओर ले जा रहा है। यूपीएससी आपसे बोलेगा कि डियर, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से मानव खत्म हो रहा है, तो यू थिंक्स कि हाँ सर, ये पता है क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से हिमनद पिघल रहे हैं, हिमनद के पिघलने से पानी सागरों में जा रहा है, और सर सागर में पानी के जाने से जो है सागर का स्तर बढ़ रहा है, और सागर का स्तर बढ़ने से लीजिए मुंबई पानी में चला जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे क्षेत्र जो है पानी में जाना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा डियर, बिल्कुल चिंता मत करो, सारे हिमनद पिघल भी गए ना तो पृथ्वी में जितने महाद्वीप हैं उसका 18% या 20% से ऊपर तो अंदर नहीं जाएगा पानी के। हमारे पास फिर भी बहुत जमीन है, आराम से रह लेंगे। तो बच्चों, ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि सागर का स्तर बढ़ने से कुछ हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि सागर का स्तर बढ़ाएंगे ये हिमनद, और इन हिमनदों के, अभी आप गूगल करिए, यहां पर नेट थोड़ा शायद मेरा साइड से वर्क नहीं करेगा, फाइन, मेक इट श्योर, आप अभी गूगल करिए, आज से 3-4 महीने के पहले की न्यूज है दैट हिमालय के तिब्बत वाले क्षेत्र में जो साइंटिस्ट हैं, दे यूज्ड टू ड्रिल, और 1700 नए वायरसेस खोजे हैं, और ये सारे वायरसेस जिन हिमनदों के अंदर हैं वो हिमनद पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से जिन हिमनदों को हम पिघला रहे हैं, उन हिमनदों में वो वायरसेस आज भी जिंदा हैं जिन्होंने पृथ्वी पर पहले जीवन का पूरी तरह से विनाश करा था, और ये वायरसेस इन हिमनदों में जीवित, सुरक्षित रखे हैं। और जैसे जैसे हम पिघला रहे हैं इस बर्फ को, चिंता मत करिए, अभी 1700 नए वायरसेस डिस्कवर हुए थे, आने वाले समय में और भी होंगे। ये 1700 जानलेवा नहीं थे, पर ऐसी कोई कसम थोड़ी खाई है वायरसों ने कि खत्म करने वाले बाहर नहीं निकलेंगे। दे कैन ब्रिंग बैक। फाइन, सो याद रखें, अगर आप देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का एक डाइवर्स इंपैक्ट ये भी है दैट ऐसे वायरसेस बाहर आते हैं, और ऐसे वायरसेस बाहर आए तो ये डीएनए की समानता जो है हमें ऊपर पहुंचा देगी। और ये एक हो गया, अभी से 4 महीने पहले का करंट अफेयर है, आप उठाकर देख लीजिए, और यूपीएससी से पिन पॉइंट चीजों से करंट अफेयर से पूछेगी। आज तक यूपीएससी ने कन्वेंशनल पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डील नहीं करा इन क्लाइमेट चेंज, वो एकदम ज्वलंत मुद्दा उठाती है। और क्लाइमेट चेंज में ये सबसे बड़ा है कि हिमनद पिघल रहा है तो वायरसेस निकल रहे हैं, और वायरसेस निकल रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि डियर, इस दुनिया का हर जीव दूसरे से अलग है। अफ्रीकन राइनो इंडियन राइनो से अलग है, अफ्रीकन राइनो जवाइन राइनो से अलग है, लेकिन अफ्रीकन ह्यूमन ह्यूमन से अलग नहीं है। मैं, वो और दुनिया का हर मानव एक जैसा है, बिल्कुल एब्सोल्यूट सेम है। ये सारे बच जाएंगे, उस वायरस से हम ऊपर जाएंगे। डन। सो इसे ठीक से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, और देखना जरूर, न्यूज को जाके पढ़ना। अब आओ, ये हो गया, और एक और रीजन से मैं ये बता रहा था आपको, कारण है कि यूरोप में जो बाइसिन्स है इसकी जनसंख्या भी तेजी से गिर रही है, और इसकी जनसंख्या तेजी से गिरने का भी कारण है यही डीएनए की आनुवंशिकी में डिप्रेशन। क्यों डिप्रेशन है? तो उसका भी कारण है।
जैसे हम सभी पूरी तरह से खत्म हुए और 10,000 बंदरों से दोबारा जन्मे, वैसे ही यूरोप में बाइसन था। बाइसन को पूरी तरह से यूरोप में खत्म करा गया था। और यूरोप में क्या, पूरे उत्तरी अमेरिका में भी यूरोपियंस ने पूरी तरह से बाइसन खत्म कर दिए थे। बाइसन के शिकार को यूरोपियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी। और क्यों स्पॉन्सर करती थी, मतलब मैं आपको बताता हूं कि यूरोप के अंदर से शिकारी स्कूल चलते थे यूरोप में कि आप शिकार सीखो। क्यों शिकार सीखो, ताकि आप जाओ उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में जाके जो बाइसन होते हैं, भाई अगर ये चल जाता है तो ठीक है। अरे भाई आ जाओ यार, देख अभी नहीं आ रहा, अब जैसे ही मैं आ गया भाई आ गया। बाइसन जस्ट सेकंड, देखिए एक इमेज आपको दिखाई देगी, मिल जाता है तो बहुत अच्छी। ये देखिए, आप देखें इसमें एक व्यक्ति है, ये अगर हो सकता है आप लोग को क्लियरली ना दिख रहा हो, देखेंगे आप, ये देखिए एक व्यक्ति है जो एक उस पर खड़ा हुआ है, ठीक, ढेर पर। ये किसका ढेर है, ये कटे हुए सिर हैं बाइसिंस के, ये उसका ढेर है। और ये व्यक्ति क्यों ये कर रहा है, ये शिकारी है, ट्रेनिंग लेकर आया है शिकार करने की। क्यों कर रहा है शिकार, द थिंग इज यूरोपियन वांट्स के हम उत्तरी अमेरिका पूरा कैप्चर करें। और पूरा कैप्चर करने के लिए उत्तरी अमेरिका में रहते थे रेड इंडियंस, और ये रेड इंडियंस को खत्म करना चाहते थे। और रेड इंडियंस पूरी तरह से किस पे डिपेंड करते थे, इन्हीं बाइसेंस पर। देखिए अब फिर नहीं आएगा वो, आ गया फाइन। रेड इंडियंस, देखिए ये रेड इंडियंस थे। और रेड इंडियंस के लिए जब भी आप उनका इमेज देखेंगे ना, आप एक बात पाओगे, रेड इंडियंस यूज्ड टू रेड इंडियन एंड बाइसिन, आप पाओगे रेड इंडियंस जो है वो बाइसिन का यूज करते थे कहीं भी आने जाने के लिए, मतलब बाइसिन का ही दूध पिया करते थे। और यही जो है वो उनका मेजर व्यवसाय था, मतलब इसी से ट्रैवल करते थे, सब कुछ इनका बाइसिन पर ही डिपेंड करता था। ठीक, सो आप देखें इसे, रेड इंडियंस को पूरी तरह से खत्म करा जा सके, इसके लिए यूरोप के अंदर शिकार वगैरह सिखाया जाता था। और शिकार वगैरह सिखाकर वो चाहते थे कि बड़े स्तर पर बाइसिन खत्म करे जाए, ताकि यूरोप से निकले हुए व्यक्ति जो उत्तरी अमेरिका पहुंचे हैं वो सक्सेसफुली पूरा कॉन्टिनेंट कैप्चर कर सके। और इसके लिए सरकारें जो है स्पॉन्सर करती थी। और ऐसे ही बाइसिन यूरोप में भी रहते थे। तो ये क्या कहती थी, आप जितने बाइसिन खत्म करो ना, उनका सिर ले आया करो, तो हम देखेंगे, तो काउंट कर पाएंगे, तो हम आपको उतना महान शिकारी मानेंगे। तो देखिए उसके लिए जो है वो एक शब्द चला था, और अभी से पहले ये न्यूज में भी था, 1 साल पहले की न्यूज है। एक शब्द है ट्रॉफी हंटिंग। आ जाओ भाई, ऐसा कभी नहीं था, आज ही हो रहा है भाई, मैं डेली यहीं है दूसरी क्लास। चलो ठीक है, एक शब्द होता है ट्रॉफी हंटिंग। ट्रॉफी हंटिंग का मतलब क्या है, ट्रॉफी हंटिंग का मतलब है कि एक शिकार को जो है वो मारा जाए, और मारने के बाद उसका सिर काट कर ले आया जाए और घर की दीवारों पर लगाया जाए। आप सभी ने इसे देखा है, नहीं देखा हो तो सर्च करिएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा है, फाइन। सो ध्यान रखिए कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा ट्रॉफी हंटिंग। ट्रॉफी हंटिंग में जानवरों का सिर काटा जाता था और दीवार पर लगाया जाता था। और इस कारण से यूरोपियंस ने पूरे उत्तरी अमेरिका से रेड इंडियंस का समूल नाश कर दिया और ट्रॉफी हंटिंग शुरू करी। और ट्रॉफी हंटिंग में वो बाइसिन का सिर काट कर ले आते थे। फिर फैशन में आ गया तो हर जीव का सिर काट कर लाने लगे। और इसी क्रम में इन्होंने अपने कॉन्टिनेंट से भी बाइसिन खत्म कर लिए थे, क्योंकि लोगों को फिर दिखाने के लिए चाहिए था बाइसिन कि हमने इतने मारे हैं, तो अपने ही कॉन्टिनेंट के मारने लगे। और इस कारण से यूरोप से बाइसिन खत्म होने लगे, जिसके कारण मिल्क क्राइसिस आने लगा था। और इसीलिए कुछ बाइसिन साइबेरिया से मंगाए गए और कुछ बाइसिन यहाँ के थे, उनकी ब्रीडिंग से अगेन बाइसिन की पॉपुलेशन बढ़ाई गई। अब आपने तो बढ़ा लिया, लेकिन ये बाइसिन प्राकृतिक रूप से तो बढ़े नहीं थे, ये कुछ ही बाइसिन्स का जो है वो ब्रीडिंग का परिणाम था कि इतने बाइसिन्स जन्मे। तो यही जो जेनेटिक सिमिलैरिटी हमारे अंदर है, वही यूरोप के अंदर जो बाइसिन्स है उसमें है, और इसीलिए यूरोप के बाइसिन्स जो है वो जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो याद रखना, दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब कुछ न्यूज में था, ठीक, डन। तो ये आपके काम की चीज है। अब आइए जरा, इसे कहते हैं आनुवंशिकी का डिप्रेशन। ये रेड पांडा में भी है, ठीक, वैसे ये वाला तो नहीं, ये रेड पांडा वाला अलग इशू है, मैं आपको रेड पांडा के लिए अलग से बताऊंगा। तो ये हो गया ट्रियासिक काल। ट्रियासिक काल में सरीसृप आए, जुरैसिक काल में डायनासोर आए। अब आता है क्रिटिशियस काल, ठीक है। अब सुनिए सभी लोग, क्रिटिशियस काल में क्या हुआ था बच्चों। क्रिटिशियस काल में 2 घटनाएं हुई, और ये दोनों घटनाओं का अंतिम परिणाम ही क्या था, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। क्रिटिशियस काल में, पहले तो बताओ, ये जो इतना मैंने समझाया,
ये बात समझ में आई? आप नोटिस करें, मैंने हर एक चीज करंट से लिंक करते हुए ही बताई है, राइट? मतलब जो भी टॉपिक मैं जा रहा हूं उस टॉपिक से संबंधित जो भी करंट अफेयर रहा है बीते एक वर्ष में, आई यूज टू टच दैट पार्ट। पहले तो मुझे ईमानदारी से बताएं, इज इट क्लियर टू ऑल? से यस और नो? समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर 4-5 हाथ ऊपर से जा रहा है, अब तो आप बोल ही लें केवल। टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल? से यस और नो? मग्न तट कहां चौड़ा मिलेगा? बच्चे अब थोड़ा सा रुको, मैं आगे आपको जीएस पांडे जी, मैं आपको जो है वो आगे थोड़ा समय बाद इसके बारे में जानकारी दूंगा। सर मैं आज आपकी क्लास से पहले दिन कर रही हूं। दीपिका जी, हाँ, बिल्कुल बच्चे, और ये पूछ रहे हैं टेलीग्राम चैनल, मैं बता चुका हूं, ये देखिए। सबसे पहली चीज तो ये थी कि डियर क्रिटिशियस काल में पृथ्वी पर ज्वालामुखीता बढ़ी थी। ये है हमारी मदर अर्थ अर्थात हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी में क्रिटिशियस काल के आसपास, ठीक, क्रिटिशियस काल के आसपास सबसे पहली चीज तो एक घटना हुई और वो था उल्कापात। उल्का पिंडों का गिरना या उल्कापात कहलाता है। और दूसरा पृथ्वी पर हुआ था ज्वालामुखीता। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ज्वालामुखीता उल्कापात से भी प्रेरित थी और ऐसे भी होना था पृथ्वी के साथ। अब ये क्या था, ये कंडीशन कैसे आई थी? तो आप इस बात को समझो कि आज मानव को ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर जो है वो राज करने वाले जीव हैं। ये मानव है, ठीक, ये पृथ्वी पर हम राज कर रहे हैं। पर हमसे पहले डायनासोर थे, और डायनासोर बच्चे ये क्रिटिशियस काल तक पृथ्वी पर राज कर रहा था। हमें 1 लाख साल हुआ है ले देकर पृथ्वी पर राज करते, डायनासोर ने 5 करोड़ साल करा था। मतलब ध्यान से सुनिएगा, मानव को पृथ्वी पर जो अपने आप को सेटल करे हुए 1 लाख साल हुआ है, डायनासोर 5 करोड़ सालों से पृथ्वी पर राज कर रहा था, राइट? और जब 5 करोड़ साल से पृथ्वी पर राज कर रहा था, डियर, ये केवल 1 साल में खत्म हुआ है। आप इमेजिन करो कि आज हम पृथ्वी पर 1 लाख साल से हैं, जो 5 करोड़ साल से था वो केवल 1 या 2 साल में कैसे खत्म हुआ होगा? डियर, उसके पीछे का कारण एक क्रिटिशियस काल ही है। तो याद रखना, क्रिटिशियस काल में डायनासोर खत्म हुआ था। कैसे खत्म हुआ था? तो जनरली कह दिया जाता है कि क्रिटिशियस काल में ना उल्कापात हुआ था, ठीक, उल्कापात के कारण डायनासोर खत्म हो गया। तो एक बात बताओ बच्चे, अरे भाई क्या हो गया? अरे डोनाल्ड ट्रम्प जी शांत हो जाओ, एक तो नाम ही कैसा रखा है, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प जी शांत हो जाइए, मतलब कोई बाद में वीडियो देखेगा तो क्या ही समझेगा कि मेरा वीडियो कौन देख रहा था। ठीक है, चलिए, फिर भी अब देखो कि अचानक से डायनासोर कैसे खत्म हो गया, वो भी 1-1.5 साल में। तो मूवीज में क्या दिखाया जाता है? मूवीज में दिखाते हैं कि भाई डायनासोर ऐसे मून वॉक करते हुए जा रहा था, बढ़िया उसे भूख लग रही थी, 2-4 बंदर पकड़े और खा लिया, ठीक, बढ़िया डायनासोर शिकार कर रहा था, आराम से जी रहा था। लेकिन अचानक से जो है वो ऊपर वाले ने देखा कि अरे डायनासोर बहुत शिकार विकार कर रहा है, ऐसा नॉनवेज खा रहा है, इसको खत्म कर देता है। तो उसने ऐसे जेब में से 2 पत्थर निकाले और दे मारा पृथ्वी पर घूम रहे डायनासोर के ऊपर। जैसे पत्थर आया डायनासोर की टपली पे लगा और वो खत्म हो गया। दैट meteors bombarding leads to extinction of dinosaurs. But how this used to cause? ये कैसे करेगा? तो सुनिए बच्चों, याद रखना कि डायनासोर कैसा था? डायनासोर ठंडे रक्त का जीव था। ठंडे रक्त का जीव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि डायनासोर जादू था, वही रोहित का दोस्त जादू। क्या था जादू में विशेष? जादू में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो धूप लेता था। सारे के सारे सरीसृप, ऑल दी रेप्टाइल्स आर एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड, और ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। सच्चाई भी यही थी कि जो डायनासोर थे ये दिन में कम से कम 8-9 घंटे सूर्य का प्रकाश लेते रहते थे, और शाम कहीं आते आते ये किसी पर अटैक करते थे। ठीक है, आज आप देखिएगा मगरमच्छ वगैरह जो है वो झीलों के किनारे रेस्ट कर रहे होते हैं और शाम कहीं पर शिकार में निकलते हैं। अब इनसे कम से कम 10-10 गुना बड़े हुआ करते थे ये रेप्टाइल्स, 100-100 गुना तक बड़े हो सकते थे ये रेप्टाइल्स। और ये रेप्टाइल्स आप सोचें, जब इतना बड़ा आकार था तो कितने वृहद स्तर पर ये धूप पर डिपेंड करते होंगे। तो ये पक्की बात थी कि डायनासोर कहां रहते होंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक, डायनासोर रह रहे थे ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक, ट्रॉपिकल एरिया इज कॉल्ड एज उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब बच्चे यहां ये रह रहे थे, और ये हमेशा याद रखना कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहां होता है? सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। तो इस बात को अपने दिमाग में कंसेप्चुअलाइज कर लो कि क्रिटिशियस काल में पृथ्वी पर उल्कापात हुआ था। लेकिन डियर, ये जो उल्कापात आप कह रहे हो, ये उल्कापात कभी भी ऐसा नहीं था कि वो
डायनासोर की सिर पर आकर लगा और डायनासोर खत्म हो गया। याद रखना कि जो उल्कापात था, यह उल्कापात हुआ जिस क्षेत्र में था वो क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि वो कोई भी पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आएगा और पृथ्वी से टकरा सकता है, वो यहां इस दिशा की ओर बढ़ता है। मतलब उल्कापात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं होता, उल्कापात तो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर होता है। तो फिर डायनासोर खत्म कैसे हुआ? डियर, उल्कापात हुआ ध्रुवों पर, और ध्रुवों पर होने के कारण पृथ्वी हो गई अस्थिर, और पृथ्वी के अस्थिर होने के कारण आप पाओगे कि पृथ्वी पर ज्वालामुखीयता बढ़ गई, और ज्वालामुखीयता बढ़ने के क्रम में हमारे जो डायनासोर थे ये समाप्त हुए। क्यों? क्योंकि जब भी ज्वालामुखी का निर्माण और पात होगा तो यह है पृथ्वी, और यह है पृथ्वी का वायुमंडल। यह आंतरिक वायुमंडल है, मतलब लोअर एटमॉस्फेयर है, ऐसा आंतरिक बाह्य तो नहीं कहेंगे, फाइन, अदरवाइज तो रॉन्ग हो जाएगा। और ये थोड़ा सा ऊपरी वायुमंडल है। ऊपरी वायुमंडल मतलब ऐसा समझ लो कि वहां जहां मौसमी गतिविधियां ना हो। और जब कभी पृथ्वी पर, यह है वायुमंडल, ध्यान से सुनिएगा, यह वायुमंडल है बच्चे, और यह वो वायुमंडल है जहां पर मौसमी गतिविधियां होती हैं, मौसमी गतिविधियां, फाइन। और यह है ऊपरी वायुमंडल, या फिर वो वायुमंडल जहां कोई खास मौसमी गतिविधियां नहीं होती। और ये जो वायुमंडल है इसमें मौसमी गतिविधियां कम है। और डियर, इस स्थिति में आप पाओगे कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, पृथ्वी पर उल्कापिंड टकराए, उल्कापिंड टकराने से पृथ्वी अस्थिर हुई, अस्थिर होने से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और इस उद्गार से निकलने वाली जो डस्ट और एशेस थी वो इधर इकट्ठा हो गई, और इधर इकट्ठा होने के कारण ये जो पृथ्वी है इसके पास सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आया, और ये जो प्रकाश था इससे टकराने के कारण इसकी इंटेंसिटी लो हो गई और पृथ्वी पर हिमयुग आ गया, फाइन। और ये कहलाया आइस एज। और आइस एज के टाइम पे डियर हमारा जो मासूम डायनासोर था ये बेसिकली सरवाइव नहीं कर पाया, और क्रिटिशियस काल में ही पृथ्वी पर आपको, मतलब मेजर आइस एज नहीं था, सिर्फ 1-2 साल के लिए पृथ्वी का कोई आइस एज भी नहीं था एक्चुअल में। ये तो एक समय था जब पृथ्वी का तापमान सडनली गिर गया था, और इस सडन ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर को डायनासोर झेल नहीं पाए, और सारे के सारे डायनासोर यहां खत्म हो गए। क्रिटिशियस काल में दे यूज्ड टू एंड, और जुरासिक काल में ये अपने पीक पर थे, ठीक। और ट्रेआसिक काल में सरीसृपों का काल था, ठीक। ध्यान से सुना क्या कहा मैंने? क्रिटिशियस काल में ये खत्म हो गए, जुरासिक काल डायनासोर का काल था, और ट्रियासिक काल ये वो काल था जब सरीसृप बहुत ज्यादा थे। और इस समय ना बच्चों बहुत वैरायटी के सरीसृप थे। आप पाओगे ट्रियासिक काल में आपको एक सरीसृप मिलेगा आर्कियोप्टोरस। आर्कियोप्टोरस जुरासिक काल में नहीं था, ये लिख लेना। आर्कियोप्टोरस की हड्डियां मिली थी अभी से 6-7 महीने पहले यूरोप में, स्विट्जरलैंड के आसपास। आर्कियोप्टोरस जो है ये एक ऐसा जीव था जो कि उड़ भी सकता था, चल भी सकता था, और कई जगह तो ऐसा कहते हैं कि ये गोता लगा के पानी में भी जा सकता था। जलचर, नभचर और स्थलचर, फाइन। और इवन यहां पर लॉबस्टर हुआ करते थे जाइंट साइज के। अभी के समय 20 हाथियों से बड़ी होती है ब्लू व्हेल, ये कम से कम 10 ब्लू व्हेल से बड़ा होता था एक लॉबस्टर। आप इमेजिन करो कि इतने भयंकर स्तर पर पृथ्वी पर वो जीव रहा करते थे लॉबस्टर। इसी लॉबस्टर की हड्डियां आपको राजस्थान के जो है वो कई जिलों में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये जीव सागरों में रहते थे, और इसी टेथिस सागर का एक अंश है राजस्थान। यूपी बिहार की जो पूरी बेल्ट आप देखते हो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये आप स्टार्ट करिए ऐसे। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां ऐड करते हैं स्लाइड, आप देखिए ये हिस्सा जो है ये आपको दिखाई देगा यूरेशियन प्लेट का, ठीक। ये अगर यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है तो देखो आज के समय आपको सब कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है, पर पहले ये सागर के रूप में जुड़ा था, आज आपको जमीन के रूप में जुड़ा हुआ दिखता है, राइट। ऐसे ये प्रायद्वीपीय भारत इससे टकराया है। फाइन, याद रखिए ये हिस्सा ऐसे टकराया है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये बच्चे यूरेशियन प्लेट है। लेकिन जब ये नहीं टकराया था तब की स्थिति समझिए, यहां बीच में पानी भरा था, इसे कहते हैं टेथिस सागर, राइट। और बच्चों ये जो टेथिस सागर आपको दिख रहा है, आप इस बात को समझिए कि ये जो टेथिस सागर है एक्चुअली में इसी सागर पर आज के समय आपको पूरा उत्तर भारत का मैदान,
पूरा भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, आप देखिए भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी से चलते हुए सो मोरेरी, पेंगोंग सो और राक्षस ताल, ये सब कुछ खारे पानी की बेल्ट है। और ये सारी खारे पानी की बेल्ट ताजे पानी के बीच में है। ये पानी कहां से आया? मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के जस्ट नीचे है। मानसरोवर झील शुद्ध एकदम ताजे पानी की, और एकदम बाजू में राक्षस ताल है शुद्ध खारे पानी का। आप देखिए पेंगोंग सो लेक, दीपसांग, लिंगितांग, ये सारी झीलें जो हैं वो लद्दाख के आसपास, और लद्दाख एकदम ऊंचा क्षेत्र जिसके सामने हिमालय है। दुनिया का सबसे बड़ा थर्ड पोल कहते हैं उसे। और थर्ड पोल का मतलब है कि यहां पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे ज्यादा हिमनद हैं। वो हिमनद जिसके अंदर वृहद मात्रा में ताजा पानी है। और डियर उसके बीच में खारे पानी की झील कहां से आई? आप देखिए यहां पर आपको झीलें मिलेंगी, इन झीलों के अंदर आसपास भयंकर मात्रा में ताजा पानी, लेकिन इनमें खारा पानी है। कैसे? तो डियर ये सारी की सारी जो है वो वास्तविकता में कुछ और नहीं है, दे आर रिमेनेंट्स ऑफ टेथिस सागर। ये टेथिस सागर का बचा हुआ हिस्सा है। राइट? सो अपने दिमाग पे सेटल रखना। अब यहां सुनिए, क्रिटिशियस काल में ये जो ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही थी, इन ज्वालामुखी गतिविधियों ने एक तो पूरा का पूरा जो ये था हमारा, यू कैन से, बच्चों पहली बात तो इतना समझ में आया, और ये डायग्राम वगैरह सब बना लेना, ठीक है? इस डायग्राम का आगे मैं यूज करूंगा अभी ही समझाने में, इसलिए मैंने पहले ही प्लॉट कर लिया। ठीक, तो ये सब कुछ खत्म हो गया, डायनासोर बेचारा ईश्वर की प्राप्ति हो गई, खत्म हो गया। और सुनो, इसी काल में ना ये जो डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस काल में हम जो है, अरे लेकिन ये थोड़ा सा स्थान ज्यादा ले गया डायग्राम, आगे बढ़ा देते हैं इसको, हम भी तो होशियार है। ये लीजिए, फाइन। इनिशियली हम यहां पर थे, हम किसका हिस्सा थे बच्चों? पहले मुझे लगता है सभी को पता होगा, इनिशियली वी वाज पार्ट ऑफ अफ्रीका, हम अफ्रीका का हिस्सा थे। राइट? हम पहले अफ्रीका का हिस्सा थे, और अफ्रीका से हम टूटकर यहां तक आए हैं। सही कह रहा हूं मैं? अब चूंकि हम अफ्रीका से टूटकर यहां आए हैं, चलिए इसी का उपयोग कर लेते हैं। पहले हम यहां थे, फिर हम यहां थे, हमारा प्रवाह इस दिशा में हुआ है। और ये याद रखना बच्चे कि हमारा ये जो प्रवाह है ना, ये आप देखते हैं हमारा जो फ्लो है, हमेशा याद रखिएगा कि ये फ्लो हमेशा तीव्रता से बढ़ा है, इसकी गति बढ़ी है। और जब हम गुजर रहे थे तो यहां एक स्थान है जिसका नाम है रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक, इस प्रकार से अगर मैं बनाऊं तो एक स्थान है ऐसा, आज भी ये हॉटस्पॉट के रूप में उपस्थित है, इसका नाम है रीयूनियन हॉटस्पॉट। क्यों रीयूनियन है? तो देखो, पहले तो नाम लिख देता हूं मैं इसका ताकि आपको पता रहे, यूनियन हॉटस्पॉट। ये याद रखिएगा, ये हॉटस्पॉट कुछ इस प्रकार का है, आपको दिखेगा। आ जाइए जरा, थोड़ा सा मैपिंग देख लें इस क्षेत्र की, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे। देखो बच्चे, ये है इंडिया, ये गुजरात वाला सेक्शन, ये प्रायद्वीपीय भारत, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस एंड चाइना। ठीक है, यहां देखोगे तो ये है वियतनाम, ये है कंबोडिया, ये ऊपर वाला सेक्शन विदाउट टचिंग बॉर्डर्स ऑफ ओशन, ये लाओस, ये म्यांमार, ठीक, और ये जो सेक्शन है ये थाईलैंड है, यहां तक। ठीक, तो ये देशों का क्रम है, थोड़ा सा दिमाग पर रखना। ठीक, मैं यहां नाम लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये वियतनाम, कंबोडिया, रिपीट करते जाओ बच्चों, कंबोडिया, ये मलेशिया, ये थाईलैंड, ये म्यांमार, और ये लाओस। लाओस एकमात्र साउथ ईस्ट एशिया का देश जो लैंडलॉक है। ठीक, ये है लाओस। ठीक, आ जाओ इधर देखो, ये श्रीलंका है। अब यहां से ना कुछ द्वीपों का क्रम है, ठीक से याद कर लेना। ठीक, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ग्रेट इंडिया है। ये है लक्षद्वीप, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं जानबूझकर, ओके, इतना बड़ा नहीं पर दिख सके। यहां पर आओगे बच्चे, यहां है मालदीव्स, यहां आओगे, यहां है छागोस द्वीप। छागोस द्वीप खुद न्यूज में था, मालदीव्स एकदम कसम से न्यूज में था। ठीक है, यहां आओगे, यहां पर आपको सुकोत्रा द्वीप दिखेंगे। ठीक, फिर नीचे आओगे तो देखो लक्षद्वीप, मालदीव, छागोस, सुकोत्रा, नीचे आएंगे तो ऐसे दूर दूर आपको सेशेल्स द्वीप दिखेंगे, एकदम दूर दूर बिखरे हुए हैं। ये सब बच्चे न्यूज में था, इसलिए ठीक से रिवाइज कर लो। खुश? ये आपको सेशेल्स द्वीप दिखेंगे। सेशेल्स द्वीप से और नीचे आइए तो यहां आपको कुछ और द्वीप दिखेंगे बाय द नेम ऑफ मॉरिशियस। मैं सबका नाम लिखूंगा सो डोंट वरी, ये मॉरिशियस है। और फिर नीचे आओगे तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, और फिर इसके नीचे आओगे तो यहां पर एक द्वीप है रीयूनियन, और ये रीयूनियन द्वीप जो है ये है बेसिकली हॉटस्पॉट।
यहां पर मैग्मा बिल्कुल सतह के पास है। खुश। अब मैं जरा नामकरण कर देता हूं, और यहीं पर यूरोपा द्वीप भी है। चलो मैं नामकरण कर देता हूं जिससे याद करने में कोई समस्या ना हो। यह है बच्चे लक्षद्वीप, यह है मालदीव्स, यह है छागोस, यह है सुकोत्रा, यह है सेशेल्स, यह है मॉरिशियस, दिस वन हाँ ये मॉरिशियस, यह है इज रीयूनियन, और ये यूरोपा, और ये मेडागास्कर। सो ये द्वीपों का क्रम है। इसे तो पहले दिमाग पे सेटल डाउन करो, और यहां पर आप आएंगे तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अफ्रीका। मैंने जानबूझ के थोड़ा ऐसा बनाया है बिकॉज मैंने तो पहले ही ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। सो इसे आप लोग याद कर लो पहले तो। अब ये भी पूरा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? बिकॉज लक्षद्वीप में इंडियन प्राइम मिनिस्टर वेंट फॉर दैट एरिया एंड दे सेज कि यहां पर टूरिज्म बढ़ाओ। क्यों टूरिज्म बढ़ाओ? ताकि अर्थव्यवस्था बनाई जा सके, ठीक। अब डेवलपमेंट के लिए हमें टूरिज्म बढ़ाना था, और इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मालदीव्स के साथ। अब मालदीव्स ने डायरेक्टली काउंटर कर दिया इंडिया को, और सारा जो इशू था वो एक्सलरेट हो गया, ठीक। अब समझो कि एक्चुअल में ये तो छोटा मोटा विवाद है, एक्चुअल विवाद था नीचे। ये है छागोस द्वीप। देखो मैं कई बार बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक। ये छागोस द्वीप है। छागोस द्वीप पर बेसिकली कब्जा था, अब था हो गया करंट अफेयर के कारण, नहीं तो इसके पहले जो मैंने मैराथन ली थी उसमें कहा था है, ठीक है। इस द्वीप पर कब्जा था यूके का, और यूके ने इसे लीज पर दे रखा था यूएसए को। इस द्वीप के लिए कहा जाता है 1971 में इस द्वीप पर यूएसए आया था। क्यों आया था? हमें धमकी देने के लिए। इसे कहते हैं मिलिट्री ब्लैकमेल बाय यूएसए। यूएसए के न्यूक्लियर चार्ज सबमरीन 1971 के युद्ध में भारत को ब्लैकमेल करने के इरादे से छागोस द्वीप तक आए थे, ठीक है। और एक लाइन और कही जाती है कि यहां तक वो आए पर गए कभी नहीं। यूएसए ने यह द्वीप अमेरिका ने यह द्वीप यूके से खरीद लिया 100 वर्षों की लीज पर कि हमें दो, और यह इधर खड़ा था। अब यूएसए हमेशा छागोस में खड़ा था, हिंद महासागर में खड़ा था। एशिया का सबसे बड़ा नेवल कमांड यही बनाकर रखा हुआ था, ठीक। अब यूएसए के यहां रहने से हमें फायदा होता था। क्यों? क्योंकि क्वाड बना था। क्वाड में 4 मेंबर थे, इंडिया यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे एंटी चाइना नेशन थे, और यहां पर इन सारे देशों को, इसलिए मैंने मार्किंग करी, ये सारे देश जो आपको दिख रहे हैं इन सभी में धीरे धीरे कर चाइना ने मैसिव इन्वेस्टमेंट कर दिया था, और ये चाइना के अलाइन हो गए थे। अब बच्चों ये चाइना के जब अलाइन हुए तो वर्ल्ड को समझ में आया कि नौ आर्थिक उपनिवेश लेकर आया है चीन। इसे कहते हैं नियो कॉलोनिज्म बाय चाइना। अब चाइना ने नियो कॉलोनिज्म स्टार्ट करा और देशों के अंदर इतना निवेश कर दिया कि वो चाइना से कभी एंटी ही ना हो पाए, और हर एक वैश्विक मुद्दे पर वर्ल्ड के साउथ ईस्ट एशिया के सारे मेजर नेशंस मिलकर जो है वो चाइना का सपोर्ट करें। क्लियर? अब इस स्थिति में आप पाओगे कि इन देशों को कम्युनिकेट करने के लिए कि दैट हिंद महासागर का सबसे बड़ा प्लेयर चाइना अकेला नहीं है, यूएसए ने क्वाड स्थापित करा। अब देखो आया यूएसए क्यों था, ध्यान से सुनिएगा, एकदम मतलब आप लोग का दिमाग खुल जाएगा। आया यूएसए इधर क्यों था? इंडिया को काउंटर करने के लिए। और उसके बाद जैसे ही चाइना शक्तिशाली हुआ, यह भारत के पक्ष में क्वाड के रूप में स्थापित हो गया। और देखिए यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई। नाउ रशिया ने इन्वेड करना स्टार्ट करा किसके, या फिर रशिया ने इन्वेड करना या कह लो युद्ध करना स्टार्ट करा यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन के साथ ये जो वॉर स्टार्ट हुई, आप पाओगे इस वॉर में इंडिया ने भले ही खुलकर सपोर्ट ना कराओ पर बैकएंड से तो सपोर्ट है, राइट। रशिया 2 साल से ऊपर होने जा रहा है, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, एंड ईच एंड एवरी, आप उठाकर इंटरव्यू देख लीजिएगा। एस जयशंकर का विजिट था, और यूरोपियन एक पर्सन थे, चलो नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन करा दैट आपको नहीं लगता कि यूरोप के अंदर अशांति फैलाने का काम भारत कर रहा है? रशिया जो हथियार चला रहा है, उस हथियार को चलाने की शक्ति भारत से आ रही है। कैसे आ रही है? तो एक सिंपल सी बात है कि रशिया हैव वेपन्स बट दे हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। रशिया आज युद्ध इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, और रशिया की अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित थी, और वो तेल वो बेचता था यूरोप को। पर यूरोप में अगर अटैक करोगे तो वो तेल खरीदेंगे नहीं, तो उन्होंने तेल खरीदा नहीं, रशिया की अर्थव्यवस्था बैठने लगी, और रशिया उस समय वॉर रोक देता। पर उसी समय रशिया सेज कि मेरा ऑयल दूसरे खरीद लेंगे। चाइना ने सबसे, आप इमेजिन करो कि चाइना ने सबसे पहले बाय करना स्टार्ट करा। अब चाइना ने जब बाइंग स्टार्ट करी, खरीदना स्टार्ट करा, तो पहले चाइना 4 या 5% करीब खरीदता था अपने ऑयल का, इसने 5, 7, 10, 15, 20% पर पहुंचाया। रशिया सेज अभी भी अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही है, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए है, युद्ध लड़ रहे हैं और वर्ल्ड ट्रेड हो नहीं रहा है। नाउ इंडिया सेज हम भी खरीदेंगे। हमने रशिया से खरीदना स्टार्ट करा। हम इस वॉर से पहले रशिया से सिर्फ 1% ऑयल खरीदते थे अपना। यह याद रखिए कि दुनिया का सबसे बड़े ऑयल बायर्स में से एक है इंडिया और चाइना।
हम भरसक तेल खरीदते हैं। और रशिया की प्रॉब्लम थी कि तेल बेचते थे यूरोप को। अब युद्ध लड़ रहे थे तो तेल कोई नहीं ले रहा था, प्राकृतिक गैस कोई नहीं ले रहा था। नाउ दे कॉल्ड फॉर इंडिया। नाउ इंडिया और चाइना ये हैं सबसे ज्यादा ऑयल डेफिसिट नेशन। हमने बाय करना स्टार्ट करा। पहले 1% बाय करते थे, बढ़ाते हुए 2, 4, 8, 10, 20, 25, 30, 50, 80। रिसेंटली मतलब लास्टली जब मैंने अपडेट लिया था तो इंडिया ने इवन अपनी रिक्वायरमेंट का 80% तेल खरीदा रशिया से। मेक इट श्योर कि रशिया को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यह एकदम स्पष्ट बात है कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स या यूनिवर्स जाकर इस टाइप से ऑयल बाय करोगे तो वर्ल्ड विल से दैट दिस वॉर इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया एंड चाइना। और ये लाइन लिखी थी कि यूरोप के अंदर अशांति को स्पॉन्सर करने का काम चीन और भारत कर रहे हैं। जस्ट गो एंड रीड। उस टाइम पे जो है इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर है, उनका स्टेटमेंट है दैट ये वही वर्ल्ड है जो अभी हमें कह रहा है कि यूरोप में अशांति के लिए हम जिम्मेदार हैं। ये वर्ल्ड किधर था जब इंडिया वॉज शाउटिंग, इंडिया चिल्ला रहा था कि यूएसए इतने भारी हथियार ना दे पाकिस्तान को। यूएसए ने पैटर्न टैंक्स, एमबीटीज कहलाते हैं, मेन बैटल टैंक्स, ये सप्लाई करे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान इससे दिवाली थोड़ी मनाएगा। आप इमेजिन करिए इतने लीथल वेपन अगर आप किसी देश को दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो वेपन वो किसके अगेंस्ट यूज करने के लिए मांग रहा है। तो यूरोप एंड यूएस वाज साइलेंट व्हेन पाकिस्तान यूज्ड टू बाय लीथल वेपन फ्रॉम नेटो और अदर मतलब जो यूएसए के अलाइन नेशन थे उनसे। जब वो मांग रहे थे और हम चिल्ला रहे थे कि डियर ये हमारे विरुद्ध यूज होगा, एशिया में अशांति होगी, तब तो यूएसए ना यूरोप। नाउ द थिंग इज टेबल यूज टू टर्न, टेबल घूमती जरूर है। फाइन, सो दिस टाइम इज फॉर इंडिया, राइट। तो विश्व जगत को इसे मैनेज करना चाहिए। ये लास्ट स्टेटमेंट था एस जयशंकर का। सो मेक इट श्योर कि इधर आओ। तो ये जिक्र क्यों आया? ये जिक्र इसलिए आया क्योंकि जो छागौस एरिया है यहां पर यूएसए था चाइना को काउंटर करने के लिए। यूक्रेन रशिया वॉर में हमने सपोर्ट कर दिया रशिया का। यूएसए सेज अब क्वाड की मीटिंग बुलाओ, क्वाड की मीटिंग में इंडिया को बोलो कि स्पीच दे कि रशिया कितने बुरे तरीके से जो है वो इन्वेड कर रहा है किसको, यूक्रेन को। इंडिया सेज हां हम करेंगे। हमने 35 मिनट की स्पीच दी, ना रशिया बोला ना वॉर बोला। ये दो शब्द रिपीट नहीं किए हमने, ना रशिया शब्द था उसमें ना युद्ध शब्द था। नाउ यूएसए ने क्वाड को इनएक्टिव कर दिया। क्वाड को इनएक्टिव कर दिया मतलब क्वाड की ना एक्सरसाइज हो रही ना कुछ लगकर उसमें काम हो रहा कि चाइना को काउंटर कर सके। तो इसलिए इंडिया सेज एक बात बताओ, छागौस के इलाके में तुम क्या कर रहे हो? छागौस कहां आता है? हिंद महासागर में। घर भेजो। हमने, हमारा अलाइन नेशन था मॉरिशियस, मॉरिशियस का सपोर्ट करना स्टार्ट करा। और मॉरिशियस चिल्ला चिल्ला के कहता था कि छागौस क्षेत्र मॉरिशियस का है। जब छागौस क्षेत्र मॉरिशियस का है तो इंडिया सेज हम मॉरिशियस का सपोर्ट करेंगे। हमने सपोर्ट करना स्टार्ट करा एंड जस्ट गो एंड सर्च इन नेट, मतलब आप करंट अफेयर में देखिए, डिक्लेयर करा गया है दैट छागौस का एरिया मॉरिशियस का है। ब्रिटेन खाली करे, ब्रिटेन जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट। आप हमारे साइड नहीं तो किसी के साइड नहीं। इंडिया ने उस यूएसए की जरूरत क्यों थी? यूएसए की जरूरत थी ताकि चाइना को काउंटर करा जा सके। और अगर यूएसए चाइना को काउंटर करने के लिए इधर नहीं है तो इसे होना भी नहीं चाहिए इधर, क्योंकि ये दूसरे कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इधर से भेजो। वी यूज्ड टू स्टार्ट सपोर्टिंग मॉरिशियस फॉर द क्लेमेशन। अब आगे यूएसए जाता है या नहीं ये मॉरिशियस पे डिपेंड करेगा, बट हमने मॉरिशियस के क्लेम को जो है वो इंश्योर करना स्टार्ट करा। फाइन, डन। चलिए, सो ये हो गया इस क्षेत्र की मैपिंग, इसलिए याद रखना। और इसी से ये है रीयूनियन आइलैंड। अब ये सुनिए, रीयूनियन आइलैंड ये फ्रांस की आज भी कॉलोनी है और यहां पर अभी भी जो मैग्मा है बिल्कुल सतह के पास है और इसके पास से गुजरा था भारत। फाइन। और जब इसके ऊपर से गुजरा था तो क्रिटिशियस काल में ही भारत के ऊपर मैग्मा की हुई थी फ्लोरिंग। और इसी मैग्मा की फ्लोरिंग से आप पाओगे कि भारत में निर्मित हुआ था दक्कन का पठार। तो ये जो आपको दक्कन का पठार दिखता है, ये दक्कन का पठार बेसिकली इसी समय जब प्रायद्वीपीय भारत यहां से गुजर रहा था उस समय मैग्मा की फ्लोरिंग के कारण निर्मित हुआ था। डन। सो इसे अपने दिमाग पर ठीक से सेटल डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो क्रिटिशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण, डायनासोर का एंड, ये सारा कुछ एंड। फिर पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इसमें क्या हुआ था? एक बार